हेलो नमस्कार बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही सब शानदार होंगे। और आप आज मैं तुम लोगों के लिए 10वीं की साइंस और ये जो साइंस पढ़ाने जा रहा हूं ये भी फिजिक्स में से मैं चालू करूंगा। अब फिजिक्स से शुरुआती चैप्टर नहीं है। अगर मैं बताऊं फिजिक्स में आप लोगों को प्रकाशिकी पढ़ने के लिए मिलेगा और इसके अलावा आप लोगों को विद्युत की पढ़ने के लिए मिलेगा और इसके अतिरिक्त जो तीसरा टाइप है या तीसरा भाग है तो वो है पर्यावरण से रिलेटेड है, अपशिष्ट पदार्थों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं जो चालू करने वाला हूँ विद्युत से रिलेटेड है। तो समझते हैं, पहले मैं विज्ञान के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। तो जो 10वीं के विज्ञान है, 10वीं के विज्ञान, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा समझते हैं। तो विज्ञान वैसे भी आप लोग जानते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा भी अगर मैं बताऊं तो विज्ञान क्या है इसको आप समझें। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। लेकिन इसको इस तरह से भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान है क्या? विज्ञान की परिभाषा आप लोगों ने छोटी क्लासों में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, या जैसे आप 6 में जाते हो, 7 में जाते हैं या 9th में जब आप लोग जाते हैं तब भी आप लोगों को विज्ञान बताया जाता है कि किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी लंबी परिभाषा को नहीं समझना है, बस समझना है कि विशेष ज्ञान कोई भी आप टॉपिक ले लें और उसके बारे में आप चर्चा करें। जैसे मैं एक मार्कर ही ले लेता हूँ, तो आप मार्कर के क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते हैं, नॉलेज आप लोग प्राप्त करते हैं, तो यही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान तो वैसे बहुत प्रकार की होती है। सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है और राजनीति विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर विज्ञान आप लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे। नंबर 1 में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और नंबर दूसरे में आप लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और नंबर तीसरे में आप लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान में क्या रहता है कि कोई भी पदार्थ है उसके संरचना, आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में कोई भी जीव है, पादप है, उनसे संबंधित अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं। और भौतिक विज्ञान में किसी भी पदार्थ के बाहरी गुणों का अध्ययन करते हैं, बाहरी परिवर्तन जो जो भी आते हैं इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। और इनकी भी एक टेक्निकल परिभाषा है, जब आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो आप लोगों को ये सभी बातें बताई जाएंगी। तो मैं तुम लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ, खैर अभी तो भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। और भौतिक विज्ञान भी यहाँ पर 3 टॉपिकों में बटा हुआ है, 3 भाग में कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रकाशिकी, सबसे पहले इसमें प्रकाशिकी है। दूसरे नंबर में इसमें विद्युत की है, विद्युत की, विद्युत की। और तीसरे नंबर में पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अध्याय हैं, पर्यावरण से संबंधित है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, सभी बातों को ध्यान देना है। तो आप लोगों को जो वर्तमान में अभी पढ़ाऊँगा मैं विद्युत की से संबंधित चीज़ें तुमको बताऊँगा कि आखिरकार विद्युत की है क्या, तो आप लोग समझें। तो आखिरकार विद्युत की होती क्या है? सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि विद्युत की है क्या। तो विद्युत की, विद्युत की, विद्युत की, विद्युत की है क्या? तो विद्युत की में क्या रहता है कि जो आवेश है, आवेश, विद्युत की में आवेश का अध्ययन होता है, आवेश। इस आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। और आवेश के गुणों का अध्ययन भी हम 2 प्रकार से करते हैं। जब कोई भी आवेश स्थिर होता है तब अध्ययन करते हैं, और जब आवेश हमारा मूव करने लगता है। जब आवेश स्थिर होगा तब उसके गुणों का अध्ययन किया जाएगा, और जब आवेश मूव करेगा, मूव का मतलब होता है जब आवेश का चालन होगा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तब आवेश के अध्ययन करते हैं। तो वही होता है विद्युत की। तो हम अगर विद्युत की परिभाषा आप लोगों को लिखाना चाहें तो बड़ी आसान परिभाषा होती है विद्युत की। तो देखें विद्युत की परिभाषा क्या होगी। विद्युत की, विद्युत की, विद्युत की है। तो हम देखेंगे
कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत्की कहते हैं। उसे विद्युत्की कहते हैं। तो विद्युत्की है क्या? तो विद्युत्की को मैंने बताया कि आवेश के गुणों का अध्ययन है। विद्युत्की आवेश के गुणों का अध्ययन है। अब बात यह है कि आवेश क्या है, क्योंकि काफ़ी देर मैं चर्चा कर रहा हूँ इसी में, तो मैंने आवेश के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है। तो 10वीं में जो विद्युत चालन नामक चैप्टर है, तो सबसे पहले जो परिभाषा चालू होती है, सबसे पहले जो परिभाषा रहती है वो विद्युत आवेश से ही रहता है। तो विद्युत आवेश है क्या, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक ही है विद्युत आवेश, और पेपर में बहुत बार आया है ये विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? तो आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश को बोलते हैं चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह अतिरिक्त गुण, किसी भी पदार्थ का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। तो आखिरकार आवेश है क्या? तो आवेश है एक गुण, और ये जो गुण है वो भी अतिरिक्त गुण है। मैं आपको बता दूं कि जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल गुण, और दूसरे नंबर में होते हैं अतिरिक्त गुण। तो मूल गुण क्या होते हैं? मूल गुण का मतलब होता है कि जो पदार्थ में हमेशा ही बने रहे, सदैव बने रहते हैं, वो मूल गुण होते हैं। जैसे मूल गुण में अगर मैं तुमको बताऊं तो मूल गुण के अंतर्गत आता है जैसे द्रव्यमान है, जड़त्व का गुण है, और आयतन है। बहुत सारे पदार्थ होंगे जैसे प्रतिरोध भी, ये सब क्या है, ये पदार्थ के मूल गुण होते हैं। जबकि अतिरिक्त गुण के अंतर्गत आवेश आता है। आवेश अतिरिक्त गुण होता है। प्रत्येक जैसे मार्कर है, इस मार्कर में आवेश नहीं है। हाँ, अगर मान लो कोई ये चालक होता और चालक में हम धारा प्रवाहित कर देते तो इसमें आवेश का गुण आ जाता। तो वही बात मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जो आवेश है वो पदार्थ का मूल गुण नहीं होता है, ये अतिरिक्त गुण होता है। तो विद्युत आवेश की परिभाषा आप लोगों को सही से समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं आगे बताऊं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। और अगली बात आपको याद रखना है, यह आदेश राशि है। जो विद्युत आवेश है वो आदेश राशि है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आदेश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आदेश राशियाँ वो होती हैं जिनके अध्ययन के लिए हमें केवल दिशा की जरूरत होती है, वो आदेश राशियाँ होती हैं। जिनके परिमाण के लिए भी कह सकते हैं। और सदिश राशियों का मतलब होता है कि ऐसी राशियाँ जिनका अगर अध्ययन करना है, जिनको व्यक्त करना है, उनके लिए आपको परिमाण के साथ में दिशा की भी जरूरत होती है, तो वो होती है सदिश राशियाँ। तो यहाँ पर विद्युत आवेश आदेश राशि है। इसके बाद आप लोगों को विद्युत आवेश का सूत्र भी पूछेगा, तो सूत्र मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके मात्रक के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार विद्युत आवेश का मात्रक क्या क्या होते हैं। इसका मात्रक
एक होता है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका एक मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इंटू सेकेंड। इंटू सेकेंड जिसके दो मात्रक होते हैं। वैसे मात्रक इसके और भी होते हैं, एसयू है, एमयू है, फ्रैंकलिन है। अगर आप इसको बहुत विस्तार से जानेंगे तो इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, 5-6 तो नॉर्मली इंटर में तो बता ही जाते हैं। तो इधर दो मात्रक मैं तुमको बता रहा हूँ कि विद्युत आवेश का एक मात्रक होता है कूलाम और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। अब यहाँ तक कि अगर तुमको बातें समझ में आ गई होंगी तो मैं तुमको आगे ये बताऊंगा कि आखिरकार ये जो आवेश है ये उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि आवेश की आप लोगों ने परिभाषा भी जान ली, इसको प्रदर्शित करते हैं, ये सब चीज़ें आपने जान ली हैं। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार आवेश किसी पदार्थ में आ कैसे जाता है। इसको मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों ने नोट कर लिया हो, क्योंकि जो चीज़ें मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जो भी परिभाषाएं, आप उनको साथ ही साथ नोट करते जाए। तो मैं तुमको बताऊंगा आवेशन। आवेशन आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ आखिरकार किसी भी पदार्थ में आवेश आ कैसे जाता है, आवेश आने का कारण क्या होता है। तो आवेश आने का कारण होता है, पहले बात, आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 में बोलते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि। नंबर 2 में रहता है चालन विधि। चालन विधि। और नंबर 3 में रहता है प्रेरण विधि। तो आवेशन की विधियां मुख्यतः 3 पाई जाती हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो घर्षण विधि में क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ ये है, इस पदार्थ को मैं बोल देता हूँ M1 और दूसरा पदार्थ ये है, इस पदार्थ को मैं नाम दे देता हूँ M2। ये एक M1 पदार्थ है, एक M2 पदार्थ है। आप लोगों को ये बात तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के होता है। बहुत सारे परमाणु का मतलब कि ये भी जो है हजारों परमाणु, लाखों परमाणु से मिलकर के बना होगा, और दूसरा वाला पदार्थ भी हजारों लाखों परमाणु से मिलकर के बना होगा। तो अब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए M1 है, इसका मैं एक परमाणु ले लूँ और M2 का भी एक ही परमाणु ले लूँ, समझने के लिए ये सब बता रहा हूँ तुमको। तो आप लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं। कोई भी परमाणु है तो उसके मुख्य 3 घटक होते हैं। परमाणु के घटक अगर मैं बताऊं तो घटक होते हैं 3 मुख्य घटक है। नंबर 1 में रहता है इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन रहता है। नंबर 2 में रहता है प्रोटॉन और नंबर 3 में रहता है न्यूट्रॉन। ये होते हैं पदार्थ के 3 घटक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पाए जाते हैं नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करते हैं। यही यहाँ पर भी होगा। नाभिक में पाए जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश बताया जाता है वो ऋणात्मक आवेश बताया जाता है, ऋणात्मक आवेश। और प्रोटॉन पर जो आवेश बताया जाता है वो धनात्मक आवेश बताया जाता है, धनात्मक आवेश होता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आप लोगों को सदैव बराबर मिलेगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पदार्थ ये है जिसमें प्रोटॉन में मान लेता हूँ 10 और इलेक्ट्रॉन में मान लेता हूँ ये भी 10। दूसरा वाला परमाणु है इसमें मान लेता हूँ प्रोटॉन को मान लेता हूँ 12 और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये भी 12 होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे, इसकी मैं संख्या थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर 8 मान लेता हूँ। प्रोटॉन 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करें। तो अगर हम एक काम करें, इन दोनों परमाणुओं को लेकर के हम अगर इनको घर्षण कर दें, घर्षण विधि में घर्षण करना पड़ेगा।
अगर इन दोनों परमाणुओं को अगर मैं क्या कर दूंगा, घर्षण कर दूंगा, तो घर्षण के दौरान क्या होता है, किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे इधर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस वाले में आ जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से दूसरे वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ करके हो जाएगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 8 ही रहेगी सेम, और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट करके हो जाएगी 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे इधर 12। तो यहाँ पर आप बात ये समझें कि प्रोटॉन अब 8 रह गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 10। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर ऋणावेश आता है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ नोट बना करके, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश आता है। अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वहां पर ऋण आवेश आएगा। इसी के ठीक अगर विपरीत दूसरी बात मैं बताना चाहूँ तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आता है। आप लोगों को यह बात जान लेना है कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वहां पर ऋणावेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वहां पर ऋणावेश आएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आवेश कैसे आता है। ये 2 विधियां हैं, इनका बड़ा ही विस्तार रूप है, तो आप लोगों को अगर ये सब बातें बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें जो है एक छोटी सी बात और बता करके आप लोगों को वीडियो को समाप्त कर दूंगा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। विद्युत आवेश के सूत्र एक इसका सूत्र होता है। पहले एक छोटी सी बात समझो, फिर इसके बाद मैं सूत्र आप लोगों को दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये पदार्थ है और मैं मान लेता हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्यू का मान हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश हो जाएगा इसमें। अगर इसी में पदार्थ है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो क्यू बराबर हो जाएगा 2। अगर इसी में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो 3 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाए तो Q बराबर सूत्र होता है Na, और यही इसका मेन सूत्र होता है। मुख्य सूत्र Q बराबर Na होता है आवेश का। इसका अगला सूत्र मैं यहीं पर लिखा देता हूँ, Q बराबर IT, जो आप लोगों को विद्युत धारा नामक जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझाऊंगा। तो विद्युत आवेश की मैंने थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बताई है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ये मानिए कि मैं 4 से 6 परिभाषाएं एक साथ 10 से 12 मिनट में कराने का प्रयास करूंगा। यह पहली वीडियो है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता हूँ। धन्यवाद।